Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 8th of November 2021। तो 8 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि क्या क्या आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ नए कंसेप्ट्स भी हम इनके द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे। आज इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो लेट्स सी कि आप क्या सीखते हैं। उसके बाद एक मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, जिसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड जो बेस्ट आंसर रहेगा उसका मैं कल जरूर नाम लूंगा, जो भी व्यक्ति बेस्ट आंसर लिखेगा आज। तो एवरीडे वी विल डू दिस एक्सरसाइज, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग कुछ प्रैक्टिस करें। जस्ट आपको पॉइंट्स लिखने, बहुत ज्यादा आपको डिटेल्ड आंसर नहीं लिखना, लेकिन जो भी पॉइंट्स आपके आंसर में हो आप वो लिख करके बताइएगा, ठीक है ना। इसके बाद आज एक मैप भी रहेगा, इटली का मैप आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूज के साथ ही हम डिस्कस करेंगे जब उसकी न्यूज आएगी। एंड देन उसके अलावा जो न्यूज आइटम्स एंड एडिटोरियल्स हैं वो तो डिस्कस होंगे ही होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए। इनफैक्ट आपको पसंद आएगा, अभी लाइक कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा, इसीलिए आप लोग देख रहे हैं शायद, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल उसको लाइक कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा यूपीएससी का कॉम्बो सीरीज हमने स्टार्ट किया, जिसमें कि प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए करंट अफेयर्स रहेंगे, प्लस उसके साथ ऐसे राइटिंग के 10 अलग वीडियोज रहेंगे, प्लस उसके साथ 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स रहेंगे, वो आप लगा सकते हैं। तो ये आपको पूरी सीरीज मिलेगी, जो कि अभी से स्टार्ट होगी। 6-7 दिन में इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद ये अगले साल तक चलेगा। आपका प्रीलिम्स के बाद मेंस वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, एंड प्रीलिम्स तक आपका प्रीलिम्स वाला पार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज, एंड आप इसमें क्या है, जुड़े रहेंगे पढ़ाई के साथ पूरे साल। तो लेट्स सी, आगे मूव करते हैं आज की न्यूज एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहले आज के सवाल, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट अब कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज वेस्टेड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वंस इन एवरी 5 ईयर। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इन्फ्लेशन टारगेट की, एंड ये होता है इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, आरबीआई प्राइमरीली फैक्टर्स इन रिटेल इन्फ्लेशन व्हाइल मेकिंग इट्स बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि जब बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, तो वो रिटेल इन्फ्लेशन को लेता है। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। ऑप्शंस आर 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रेजरी बिल्स के रिगार्डिंग। तो आपको बताना है कि ट्रेजरी बिल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ट्रेजरी बिल जो होते हैं, दे आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द आरबीआई। यानी कि वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आरबीआई इशू करता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज दैट पे नो इंटरेस्ट। यानी कि दे आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज दैट पे नो इंटरेस्ट। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, both या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी कि जीसेक्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिए हैं। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, दे आर रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, मतलब कि इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। तो आपको ऑप्शंस देने बताने कौन सा सही है, 1 and 2, 2 and 3, 1 only या 1 and 3 only। सो दीज आर द क्वेश्चंस टू यू। नाउ लेट मी टेल यू आंसर्स वन बाय वन। पहला जो सवाल मैंने पूछा था, आप पॉज करके आंसर जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आप अपना नॉलेज जरूर टेस्ट कर लीजिए, आप अपना कंसेप्ट जरूर टेस्ट कर लीजिए। अभी भी यूपीएससी में पॉलिटी और इकोनॉमी के जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं, इसलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। तो पहला सवाल मैंने पूछा था मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग। देखो इनमें से इसमें इस सवाल में जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन टारगेट इज बेसिकली सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन टारगेट सेट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट होता है इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी उल्टा लिखा हुआ है। 5 साल बिल्कुल सही है। कई लोगों को अगर आप में से डाउट होगा कि 5 साल में होता है कि नहीं, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होती है वो हर 5 साल में की जाती है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज उल्टी लिखी हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा, 1 and 3, क्योंकि दूसरा तो गलत हो गया। जैसे ही दूसरा गलत हुआ तो फर्स्ट, थर्ड एंड डी, ए, सी एंड डी तो एलिमिनेट हो गए। बचा क्या, बी आपका। तो बी विल बी द आंसर, 1 and 3।
दूसरा सवाल मैंने पूछा है ट्रेजरी बिल्स के रिगार्डिंग। तो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं बेसिकली शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द आरबीआई लिखा हुआ है। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ये ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? तो ट्रेजरी बिल इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर प्रेजेंटली इशूड इन 3 टेनर्स, जिसमें 91 डे, 182 डे एंड 364 डे के टेनर में ये इशू होते हैं। याद रखेगा, ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी ये 3 टेनर्स में इशू हो रहे हैं, 91 डे, 182 डे और 364। 91 का 2 टाइम्स करो तो 182 मिल जाएगा, 182 का 2 टाइम्स करो तो 364 मिल जाएगा। एंड ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट। याद रखेगा, ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज होते हैं एंड दे पे नो इंटरेस्ट। इंस्टेड दे आर इशूड एज अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू एट अ मैच्योरिटी। तो क्या होता है, ये इशू जो होते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं एंड रिडीम होते हैं फेस वैल्यू पे, इसलिए इसमें कोई अलग से इंटरेस्ट पेमेंट और ये सब नहीं होता। बस ये होता है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होते हैं और रिडीम होते हैं ये फेस वैल्यू पे। तो वही इसका एडवांटेज है। अगला जो है थर्ड क्वेश्चन था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स थे। इसमें देखो जैसे पहला सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मैंने पहले भी आपको यूपीएससी में बताया था कि जब आप एलिमिनेट करेंगे तो ये चीज आप देखेंगे कहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स तो नहीं दिए गए हैं। तो इसमें जैसे सेकंड स्टेटमेंट देखो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो क्या ये हमेशा लॉन्ग टर्म होंगे? लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं भाई, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको दूसरा एलिमिनेट कर लेंगे, तो आपके पास फिर ऑप्शन बचेगा 1 ओनली या 1 and 3 ओनली। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट इशू करता है तो इसलिए ये गिल्ट एज सिक्योरिटीज में आते हैं, रिस्क फ्री होते हैं। 1 and 3 विल बी द आंसर फॉर दिस। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। इनमें से मैंने आपको तीनों के आंसर बताए। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आपको इसके बारे में पॉइंट्स लिखने हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाउ इज यूएपीए एक्ट मिसयूज्ड एंड व्हाट शुड बी डन टू सॉर्ट आउट इट्स ड्रॉबैक्स। यूएपीए एक्ट का मिसयूज किस तरीके से होता है और क्या इसके अंतर्गत ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इसका मिसयूज होने देते हैं, एंड व्हाट शुड बी डन टू सॉर्ट आउट इट्स ड्रॉबैक्स। क्या करना चाहिए अगर आपको इनके ड्रॉबैक्स को दूर करना है तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर द मेंस क्वेश्चन। आप इसको आंसर करने की कोशिश करोगे। अब यहां पे देखिए फर्स्ट पेज आपको दिख रहा होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिखा हुआ है। तो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आप लोग लिख लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो। और ये कहां पर है? ये है मोरीगांव, असम में। मोरीगांव कहां पर है? असम में है। याद रखिएगा, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? ये आपका मोरीगांव असम में है और पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका नाम है। और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे नाम लिखा है, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो एक चीज आपको बताना है कि माइग्रेटरी, मैं आपको बता देता हूँ, चलो। माइग्रेटरी बर्ड से एसोसिएटेड क्या कोई कन्वेंशन है या कोई एक्ट है? तो बिल्कुल है। आपको याद रखना है कि माइग्रेटरी बर्ड से आपको याद रखना है कि माइग्रेटरी बर्ड से एसोसिएटेड जो कन्वेंशन है उसका नाम है बॉन कन्वेंशन। याद रखेगा, प्लीज राइट इट डाउन। चूंकि ये आया था नाम तो बता दूं, देखो बॉन कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन, इसको सीएमएस भी कहते हैं। सीएमएस कहते हैं, क्यों बोलते हैं सीएमएस? क्योंकि ये कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसको बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द बॉन कन्वेंशन, या फिर इसको कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज एंड वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है ना? अब याद रखेगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि बॉन कन्वेंशन जो है या फिर सीएमएस जो है वो केवल माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स बस के लिए नहीं है, ये कंजर्व करता है माइग्रेटरी स्पीशीज को। माइग्रेटरी किसी भी तरीके की माइग्रेटरी स्पीशीज है उसको ये कंजर्व करने की कोशिश करता है। बॉन कन्वेंशन याद रखेगा, किसी भी तरीके की माइग्रेटरी स्पीशीज को सेव करने की कोशिश करता है। एंड इसको यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत साइन किया गया था। और साइन कब किया गया था? इसको 1979 में इसको साइन किया गया था। और ये फोर्स में कब आया था? फोर्स में आया था ये 1983 में। तो याद रखेगा, 1979 में साइन हुआ था, 1983 में ये फोर्स में आया था। और बॉन कहां पर सिचुएटेड है? तो बॉन आपका जर्मनी में सिचुएटेड है। ये भी आपको बता दूं कि बॉन सिचुएटेड कहां पर है, बॉन कन्वेंशन का बॉन कहां पर है? तो ये आपका जर्मनी में सिचुएटेड है। ये भी आपको याद रखना है। दिस इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस बॉन कन्वेंशन। अब जो मैंने इसका मेन पॉइंट आपको बता दिया कि कई लोगों को ये लगता है कि केवल इसमें बर्ड्स आते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसमें माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं। कोई भी माइग्रेटरी स्पीशीज है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हो या एनिमल स्पीशीज हो, उन सबको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना थ्रू आउट देयर रेंज। इसमें लिखा हुआ है थ्रू आउट देयर माइग्रेटरी रेंज।
तो पूरे माइग्रेटरी रेंज में उनको प्रोटेक्ट करना ये बॉर्न कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो अब द हिंदू में क्या है कि इस समय 2-3 नए फीचर्स आ गए, जैसे कि लास्ट पेजेस में पहले स्पोर्ट्स पेज लास्ट होता था, तो अब एक टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट करके आने लगा है। देखो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट करके आया है। तो यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज हम डिस्कस करेंगे वो हाउ विल द फ्यूल ड्यूटी कट इंपैक्ट वेरियस स्टेक होल्डर्स। ये एक्सप्लेन जैसे आता था ना इंडियन एक्सप्रेस का जैसे एक्सप्लेन्ड आता है, वैसे अब इसमें एक्सप्लेनर स्टार्ट कर दिया इस तरह से अलग से। हाउ विल द फ्यूल ड्यूटी कट इंपैक्ट वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब यहां पे मैं आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे टर्म्स में बताऊंगा, पूरा इसका जो चक्र है वो समझाऊंगा, आपको बस थोड़ा बने रहना है। पहली चीज आपको याद रखना कि फ्यूल प्राइसेस जो होते हैं डिसाइड होते हैं ब्रेंट क्रूड से, यानी कि इंटरनेशनली जो है बेंचमार्क कौन है, ब्रेंट क्रूड। तो ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस चलता है उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि क्या प्राइस होगा ऑयल का। दूसरी चीज याद रखिएगा कि इंडिया जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसमें एक्साइज ड्यूटी लगाती है। गवर्नमेंट इसमें अलग से क्या लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जिससे कि इसके प्राइस बढ़ जाते हैं। अब गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट इतना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाने का कारण क्या बताती है, पहले ये भी लिख लो, सारा लिखते जाओ आप लोग। तो गवर्नमेंट क्या, ये आप लोग टॉपिक लिख लो, GS3 का टॉपिक रहेगा, दिस विल बी अ GS3 टॉपिक, इसको याद रखेगा, GS3 के टॉपिक की तरह इसको याद रखेगा। और गवर्नमेंट इसमें ये बोलती है कि भैया जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, उसका पैसा हम चुका रहे हैं, उसका पैसा चुकाना है, और इसका पैसा चुकाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके के एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं ताकि जो रेवेन्यू मिले उससे हम पैसा चुका सके। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो यही कह रही है, ठीक है ना, आप याद रख सकते हैं इसको। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है, ये रखनी कि मैं बता रहा था आपको प्राइसेस। तो पहली चीज आपको हो गई क्या, ब्रेंट क्रूड हो गया। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या मैंने बताई, एक्साइज ड्यूटी की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। और तीसरी चीज है वैट, जो हर स्टेट लगाता है। अभी भी जो वैट है वो पेट्रोल और डीजल को तो जीएसटी के अंदर लाया नहीं गया है, तो उसको अभी भी उसमें वैट लगता है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। ये स्टेट गवर्नमेंट्स पे डिपेंड करता है कि कितना वैट वो लगा रहे हैं। तो इसीलिए स्टेट टू स्टेट जो प्राइस है वो प्राइस ऑयल का चेंज होता रहता है, क्योंकि इनका वैट अलग अलग होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है कि कितना वैट वो लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ब्रेंट क्रूड से इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस डिसाइड होता है, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देती है, उसके बाद आपका वैट टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। और चूंकि ये अलग अलग होता है इसलिए प्राइसेस जो है हर स्टेट में अलग हैं। इस समय पेट्रोल और डीजल के प्राइस अलग चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी रिसेंटली प्राइस बढ़ने का क्या रीजन है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई पेट्रोल डीजल प्राइस आर इंक्रीजिंग। तो सबसे बड़ा रीजन तो है कि ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, जो बेंचमार्क प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। अब वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल डिमांड है, द ग्लोबल डिमांड इज इंक्रीजिंग, ग्लोबल डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। दूसरा उसका रीजन है कि सप्लाई कट, जो ओएनजीसी की, सॉरी ओएनजीसी बोल रहा हूं मैं, ओपेक कंट्रीज है, ओपेक कंट्रीज या ओपेक प्लस कंट्रीज जो है, ये क्या करते हैं, एक तरीके से कार्टेल चलाती हैं, ये एकदम ऑयल कार्टेल्स हैं। और ये क्या करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ मिल करके डिसाइड कर लेते हैं कि भैया अब हम क्या करने वाले हैं, सप्लाई कट करने वाले हैं। अब हम सप्लाई कट कर देंगे, अगर सप्लाई डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो कई बार जब इनको फायदा नहीं होता है ओपेक कंट्रीज को या इनको, तो ये क्या करते हैं, सप्लाई कट कर देते हैं। और ऑब्वियसली बात है जब सप्लाई कट होगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, उससे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होने लगेंगे। तो पहला रीजन मैंने आपको बताया, ग्लोबल डिमांड ऑयल की बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ऑब्वियसली बात है डिमांड का इंक्रीज होना, और दूसरा सप्लाई का डिक्रीज होना, दोनों ही रीजन है। अब इंडिया ऐसी कंट्री जो लगभग 80% ऑयल जो है ये इस तरीके से 80% जो हमारा ऑयल है वो इंपोर्ट होता है। वी इंपोर्ट नियरली 80% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, है ना। तो सबसे इसका इंपैक्ट हमारे देश में बहुत ज्यादा पड़ता है। अब यहाँ पर अलग अलग स्टेट, ये सारी चीजें बता रहा हूँ, इनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है ऑयल, अब अगला पॉइंट लिखो, अगर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी। और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो जो लोग हैं, जो पीपल हैं, पीपल व्हाट दे विल फाइंड इज दैट देयर कंज्यूमेबल इनकम इज डिक्रीजिंग, मतलब जो उनका पैसा पहले सेविंग होती थी वो डिक्रीज हो जाएगी। सेविंग क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि मान लो पहले वो 50 रुपए दे रहे थे पेट्रोल के लिए, अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं तो 50 रुपए उनका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो ये 50 रुपए हो सकता है वो सेव कर लेता, बट अब वो सेव नहीं कर पाएगा, इसलिए जो उसकी कंज्यूमेबल इनकम है, यानी कि जो जिस पैसे को वो खर्च कर सकता है दूसरे चीजों में, वो कम हो जाएगी और उसका पूरा कंजम्पशन पेट्रोल डीजल में हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो जाएगा।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होने का दूसरा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बढ़ते ही जो सप्लाई है, जो आपका सप्लाई साइड है वो उसको महंगा पड़ने लगेगा। और रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट जब इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, इसका भी मतलब कि एक कंस्ट्रेंट है और ये भी एक तरीके से इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। कि ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल्स यानी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो आपको ऑब्वियस सी बात है जो बनाने वाले हैं वो फायदा कहाँ से लेंगे, आउटपुट से लेंगे। सॉरी, तो ये आपको बता दिया मैंने। इसके बाद अगला जो है, अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो वैट लगा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइजेज हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अलग अलग स्टेट्स में जो सेल है पेट्रोल डीजल की उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कर्नाटका ने क्या किया है, कर्नाटका ने बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर दिए हैं डीजल पेट्रोल के प्राइसेस। तो कर्नाटका बेंगलुरु वाले रीजन में जो कंजम्पशन है पेट्रोल डीजल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये एक है कि सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो सेल्स बढ़ जाएंगी जिन स्टेट्स में प्राइजेस कम होंगे, जिन स्टेट्स में प्राइजेस ज़्यादा रहेंगे वो लोग अवॉइड करेंगे पेट्रोल भरवाना, डीजल भरवाना, तो वहाँ पे कम सेल्स देखने को मिलेगी। कुछ जो डीलर्स हैं उनको ज़रूर नुकसान हुआ है। एक और चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, जो डीलर्स थे पेट्रोल ऑयल के डीलर्स थे उनको, अब भाई उन्होंने तो जब खरीदा तो उनको महंगा पड़ा, बट अब गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी ये सब घटा दी, तो जो उनका स्टोर था, जो उनके पास रिजर्व था, वो उन्होंने खरीदा महंगे प्राइस पे था, लेकिन अब बेचेंगे उसको सस्ते प्राइस पे। ऑब्वियस सी बात है वो महंगे प्राइस पे तो नहीं बेच सकते। तो इस कारण से क्या होगा कि जो डीलर्स थे उनको लगभग 3 से 4 रुपये प्रति लीटर जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा। सो दीज आर द things which are basically attributed to this change in excise duty, and जो भी हमने अभी जो recent times में देखा है पेट्रोल डीजल के, तो ये आपको चीजें थी इंपॉर्टेंट जो जाननी जरूरी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो काफी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा उतने अच्छे से, है ना। तो इसको नुकसान मत जाने देना, जितने मैंने पॉइंट्स बताए उनको लिख लो, उन सारे पॉइंट्स में ही आपका लगभग क्वेश्चन भी बनेगा। अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है तो इन्हीं में से बनेगा। अब अगली जो न्यूज है वो है, डज द न्यू ओरल ड्रग मोलनुपिराविर ट्रीट कोविड-19। अब ये जो ड्रग है किसके रिगार्डिंग है? ये कोविड-19 की नई ओरल ड्रग बनाई गई जिसको यूके ने अभी अप्रूवल दिया है, यूनाइटेड किंगडम ने अभी रिसेंटली इसको अप्रूवल दिया है। And this drug will be used to treat the COVID-19, ठीक है ना। And it is the first antiviral medicine that can be taken as a pill rather than being injected or administered intravenously। तो इसको अब आपको intravenously नहीं लेना है, इसको आप ले सकते हैं कैसे? एज अ पिल की तरह ले सकते हैं। मोलनुपिराविर जो है वो डेवलप की गई थी टू ट्रीट द इन्फ्लुएंजा, और ये काम कैसे करता है? इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग द रेप्लिकेशन ऑफ सर्टेन आरएनए वायरसेस, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब अभी रिसेंटली जो मोलनुपिराविर है वो रेमडेसिविर के जैसे ही है। इट्स अ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग विच मीन्स दैट इट मिमिक्स सम ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए। तो ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग की तरह काम करता है, यानी कि ये मिमिक करता है कुछ आरएनए के कुछ कैपेबिलिटीज को ये मिमिक करने की कोशिश करता है। अब देखो कैसे होता है, इसका अंतर क्या है रेमडेसिविर से, कि रेमडेसिविर जो था वो कैसे काम कर रहा था। तो वो SARS-CoV-2 का जब वायरस होता है, जब इंटर करता है, इंटर्स अ सेल, द वायरस नीड्स टू डुप्लीकेट इट्स आरएनए जीनोम। तो जब वायरस इंटर करता है किसी सेल में तो वो अपने आरएनए जीनोम को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, ताकि नए वायरस बन सके। रेमडेसिविर क्या करता था? चेन टर्मिनेटर की तरह काम करता था, मतलब कि इट स्टॉप्स द एंजाइम्स दैट बिल्ड्स दीज आरएनए चेन्स, मतलब आरएनए की जो चेन बनती है ना उस एंजाइम को ही खत्म कर देता था रेमडेसिविर, यानी कि इट एक्टेड लाइक दैट। लेकिन मोलनुपिराविर जो है इट क्या करता है? इट ऑन द अदर हैंड्स गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द आरएनए स्ट्रैंड्स, ये उसी आरएनए स्ट्रैंड्स में घुस जाता है और उसके बाद इट रेक्स हैवॉक। तो इसकी जो वर्किंग है वो दूसरी है, याद रखिएगा। मोलनुपिराविर एक एंटीवायरल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। इन दो फैक्ट्स को आप याद रख सकते हैं। एंड ऊपर जो मैंने आपको बताया वो फ्यूल ड्यूटी कट्स के बारे में बताया, दो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, अगली जो न्यूज़ है वो है अबू धाबी गिव्स नॉड टू नॉन मुस्लिम सिविल मैरिज। अब एक नया लॉ बनाया गया है, एक सिविल लॉ बनाया गया है नया, जो कि नॉन मुस्लिम्स को कवर करेगा। एंड इट विल लुक आफ्टर देयर मैरिज, देयर डाइवोर्स, their joint custody of child and it will be under the civil law in Abu Dhabi
एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि ऑलरेडी जो यूएई है, जो अबू धाबी वाला रीजन है, वो अपने आप को कमर्शियली एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टैलेंट मैग्नेट की तरह बना रहा है, और कई लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं। यूएई बहुत अपने आप को लिबरल करता जा रहा है। जैसे रिसेंटली उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था सेक्सुअल प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशंस को, अल्कोहल कंजम्पशन को, कैंसलिंग प्रोविजंस फॉर लीनियंसी व्हेन डीलिंग विद द ऑनर किलिंग। तो ये कुछ चीज़ें जो यूएई ने ऑलरेडी की हुई है, एंड दीज थिंग्स आर डन फॉर अ रीज़न सो एज टू अट्रैक्ट द अदर्स। जो आउटसाइडर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब आप इतने लिबरल लॉज रखोगे, प्लस अब उन्होंने जो ये मैरिज और ये सब जो ये सिविल मैरिज और ये सब चीज़ें की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड देखो यहाँ पे लिखा है, नॉन मुस्लिम्स विल बी अलाउड टू मैरी, डाइवोर्स एंड गेट जॉइंट चाइल्ड कस्टडी अंडर द सिविल लॉ इन अबू धाबी। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये बाहर से जो जाने वाले लोग थे उनको बहुत परेशानी होती थी, स्पेशली जो नॉन मुस्लिम्स थे। नाउ दे कैन डू ऑल दीज अंडर द न्यू लॉ विच हैज बीन मेड इन द यूएई। तो ये मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी सारे से रिलेटेड है। और इसके लिए जो यूएई ने क्या किया है कि दे आर अट्रैक्टिंग बिकमिंग एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर टैलेंट एंड स्किल। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, कोशिश किया है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़, वो सारी फॉलो करने की कोशिश की है। अ न्यू कोर्ट विल बी मेड टू हैंडल द नॉन मुस्लिम फैमिली मैटर्स। एक नया कोर्ट बनाया जाएगा जो कि हैंडल करेगा नॉन मुस्लिम फैमिली मैटर्स को। इट विल बी सेटअप इन अबू धाबी एंड विल ऑपरेट इन बोथ इंग्लिश एंड अरबिक। तो ये अबू धाबी में बनाया जाएगा और ये इंग्लिश और अरबिक दोनों भाषाओं में ऑपरेट करेगा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो अबू धाबी ने लिए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन बिगिंस इन सूडान। तो अब सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है वो सूडान में स्टार्ट हुई है अगेंस्ट द मिलिट्री कू। आप सबको पता है कि सूडान की जो गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया, उसका तख्ता पलट कर दिया गया है और सूडान की मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये एक सिविल डिसोबीडियंस की तरह वहाँ पे लोग जो है उन्होंने एंटी कू रैलीज की हैं। प्रोटेस्टर्स वर ज्वाइनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज। एक तरीके का सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द मिलिट्री कैंपेन वहां पे स्टार्ट किया गया। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बैन ऑन द इटालियन फर्म लिंक्ड टू ऑगस्टा स्कैम लिफ्टेड। अब जो ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला डील था, आपको याद होगा, तो उसमें जो जैसे इटालियन फर्म के ऊपर बैन लगाया गया था, उसको अब लिफ्ट कर दिया गया है। नाउ दे हैव लिफ्टेड। तो यहाँ पे लिखा है, इटालियन डिफेंस कंपनी इन्वॉल्व इन द ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील। तो ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में जो इटालियन कंपनी इंक्लूडेड थी, जिसके ऊपर बैन लगाया गया था, इसका नाम था, देखो, लियोनार्डो स्पा, द नेम ऑफ द फर्म। ये नाम याद रखना, लियोनार्डो Spa. This is the name of the firm. The ban was imposed on the Italian defense firm Leonardo Spa. It has been lifted with certain conditions. ये एक याद रखिए, कुछ conditions के साथ इसके ऊपर जो ban था वो lift कर दिया गया लियोनार्डो स्पा के ऊपर। तो ये आपको याद रखना, ऑगस्टा वेस्टलैंड में इन्वॉल्व थी। अब इटली का नाम आया तो मैं थोड़ा सा आपको इटालियन मैप के बारे में बता देता हूँ। जो इटली का आपको मैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज द मैप ऑफ इटली, है ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस पहले इटली के मैं आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे इटली में आपको ऊपर दिख रहा है, देखो एल्प्स दिख रहा होगा। इटली वाले पार्ट में एल्प्स लाई करता है, तो ये दिख रहा होगा। फिर आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जैसे कि ट्यूरिन है, मिलान है, वेनिस है, ये दिख रहा होगा बड़ा बड़ा। ट्यूरिन, मिलान और वेनिस दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे आपको नेपल्स दिख रहा होगा, नेपल्स इज ऑल्सो देयर, ठीक है ना। और नेपल्स ये वाले पार्ट में है। फिर नीचे आपको कोसिंजा दिख रहा होगा, और यहाँ पे पैलर्मो, दिस इज द पार्ट ऑफ पैलर्मो। ये मनी हाइस्ट वाला पैलर्मो नहीं है, वही है, मतलब सिटी का नाम तो वही है लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। पैलर्मो इज बेस्ड ऑन दिस। देन सिसिली आपको नीचे दिख रहा होगा। वो दो माउंटेन्स दिख रहे होंगे आपको, स्ट्रोम्बोली और माउंट एटना दिख रहा होगा। स्ट्रोम्बोली जो है ना, उसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए कि जो स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो है, माउंट स्ट्रोम्बोली बोलते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोलते हैं इसको, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोलते हैं। इटली जो है, देखो, सीज को टच करता है, मेडिटेरेनियन को टच करता है, टिरहिनियन सी को टच करता है, एड्रियाटिक सी को टच करता है, आइनियन सी को टच करता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं। तो मेडिटेरेनियन, टिरहिनियन, एड्रियाटिक और इधर साइड आपका आइनियन सी भी है आपको। तो गल्फ ऑफ टोरंटो भी है, गल्फ ऑफ टोरंटो है ये, है ना, अलग है, तो उसको याद रखिएगा।
और ऊपर देखो यहाँ पे लिगुरियन सी को भी टच कर रहा है, लिगुरियन सी को। इटली कंट्रीज में देखो फ्रांस को टच कर रहा है, यहाँ पे फ्रांस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऊपर स्विट्जरलैंड दिख रहा होगा, ऑस्ट्रिया दिख रहा होगा, स्लोवेनिया दिख रहा होगा, है ना, स्लोवेनिया को भी टच कर रहा है। देखो ये सारी कंट्रीज है जिनको अलग अलग इटली टच करता है। कुछ और अगर मैं नाम मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन इटली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बीच में एक रिवर है, टाइबर रिवर, नेम ऑफ द रिवर इज टाइबर, TIBER, टाइबर रिवर आपको दिख रही होगी, बिल्कुल इटली के बीच से जाती है टाइबर रिवर। और ऊपर आर्नो रिवर है, आर्नो और टाइबर दो रिवर हैं, ये भी आप लिख लीजिए। माउंट वेसुवियस, फिर यहाँ पे आपको देखो नेपल्स में आपको माउंट वेसुवियस दिख रहा होगा, तो माउंट वेसुवियस भी यहीं पर है, स्ट्रोम्बोली यहीं पर है, एटना यहीं पर है, ये तीनों आपको यहीं पे देखो दिख गए, मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप ऑफ इटली, आपको कुछ समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अगेन विद मी। यहाँ पे एडिटोरियल में आते हैं, पहला जो आर्टिकल है वो है द लॉन्ग रोड टू टाइमली मनरेगा पेमेंट। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मनरेगा पेमेंट है वो किस तरीके से डिले हो रही है, एंड डिले होने के कारण क्या क्या है। पहली चीज तो देखो गवर्नमेंट की विल भी होती है, गवर्नमेंट्स विल भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज को गवर्नमेंट वैल्यू दे रहा है, किस चीज को वैल्यू नहीं दे रहा है। द फर्स्ट रीजन इज गवर्नमेंट विल इज नॉट देयर, है ना। तो पहली चीज गवर्नमेंट की विल होती है। दूसरी चीज जो ऑथर ने कही वो ये है कि गवर्नमेंट जो है बजटरी एलोकेशन डिक्रीज करता जा रहा है। जो मनरेगा के लिए बजटरी एलोकेशन है वो लास्ट ईयर से भी कम है, उसमें बहुत ज़्यादा कट देखने को मिला है। जब आप पैसा ही नहीं रखोगे मनरेगा के फंड में, जब आप मनरेगा के फंड में पैसा नहीं रखोगे, स्टेट्स को पैसा आप दोगे नहीं, तो पेमेंट किस तरीके से होगी, तो पेमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, जो फंड की कमी है, फाइनेंसिस की कमी है। और ये तो ये एक चीज़ें हैं जो, और रेड टेपिज्म ऑलरेडी रहता है, ये डिले हो ही जाता है रेड टेपिज्म में, रूल में फाइल चलती है, ये होता है वो होता है। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार रेड टेपिज्म के चक्कर में भी पेमेंट्स डिले होती हैं। पेमेंट डिले का देखा गया कि दिवाली तक बहुत सारे अभी भी इतने वर्कर्स हैं जिनकी पेमेंट नहीं की गई है। अब ऑथर ने यहाँ पे ये किया है, कहा है कि जो फंड एलोकेशन था, जैसे जो मैं फंड की बात कर रहा था, आप देखो तो दिस फाइनेंशियल ईयर इट इज 34% लोअर देन द रिवाइज्ड बजट एलोकेशन ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के बजट एलोकेशन से 34% कम एलोकेशन इस साल हुआ है। सो ये आप देख सकते हैं, एंड दीज फंड्स हैव ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड, ये फंड ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गए हैं। वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का कहना है कि भैया हमारे पास 8,921 करोड़ का फंड अवेलेबल है और हम वेज लायबिलिटी पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ये नहीं बता रही कि 17,543 करोड़ का प्रीवियस जो अरियर बचा हुआ है वो अभी भी पेड नहीं है, तो प्रीवियस अरियर आपको पे करने पड़ेंगे। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा आधा डिटेल बताती है, आधी डिटेल वो बताती नहीं है। अब यहाँ पर देखो ऑथर ने बताया कि जो वेज पेमेंट होती है वो 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है ना। देर आर 2 स्टेप्स ऑफ वेज पेमेंट। स्टेज 1 है जिसमें स्टेट्स मस्ट इलेक्ट्रॉनिकली सेंड इनवॉइसेस, जिनको FTOs बोलते हैं। स्टेट जो है वो इनवॉइस भेजते हैं, भैया कितनी पेमेंट देनी है, कितना क्या है, इनको वो FTO कहा जाता है, FTO कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये कहाँ FTO भेजते हैं, इनवॉइसेस कहाँ भेजते हैं, स्टेट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं। एंड ये उनको कितने दिन में भेजना है, विद इन 8 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क एट वर्क साइट। किसी भी वर्क साइट में काम खत्म होने के 8 दिन के अंदर उनको भेजना है। एंड इस इनवॉइस में उनको एसेंशियल डिटेल जैसे कि नाम, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल देनी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, इस डेटा को प्रोसेस करेगा एंड इनवॉइसेस जो है इनको डायरेक्टली वर्कर के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ये स्टेज 2 होता है। तो ऑथर का यहाँ पे ये करना है कि स्टेज 1 में जो टाइम लगता था वो तो कट हो गया है, वहाँ बहुत सारे स्टेट्स जो है तुरंत भेज देते हैं। लेकिन स्टेज 2 की जो डिले है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और 7 दिनों के अंदर वो पेमेंट होना चाहिए। लेकिन वो पेमेंट 7 दिनों तक क्या 15 दिनों तक नहीं हो पाता कई बार। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है टोटल 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। 8 दिन पहले स्टेज दे रहा है, 7 दिन दूसरा स्टेज दे रहा है। और ये भी कहा गया है कि अगर 15 दिनों में पेमेंट नहीं होती है तो कंपनसेशन देना जरूरी है, यू हैव टू प्रोवाइड द कंपनसेशन। लेकिन कोई भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक कंपनसेशन की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। तो दिस इज अनदर इशू विच इज देयर। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अभी भी बहुत सारा जो पेमेंट है उसमें कंपनसेशन नहीं दिया गया है। जिनकी लेट पेमेंट की गई थी उनको भी कंपनसेशन नहीं दिया गया है। फिर अगला इशू जो ऑथर ने बताया वो बताया कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन करेंगे।
कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन की बात की जा रही थी, तो इसका बहुत ज़्यादा अपोज किया गया है कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन का। उन्होंने कहा कि एफटीओ जो है वो 3 फॉर्म्स में आएंगे, एक एफटीओ रहेगा एससी का, एक एफटीओ रहेगा एसटी का, तीसरा एफटीओ रहेगा अदर्स का। तो ये भी अभी बहुत ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट जो है उसकी निगेटिव कवरेज की गई, और जब ये निगेटिव कवरेज हुई उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला कि भैया हम इसको बाहर करते हैं। तो सेंट्रल आफ्टर क्रिटिकल मीडिया रिपोर्टेज द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ वेलकम मूव हैज रिवोक्ड द कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन ऑफ वेज पेमेंट। जो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन था वेज पेमेंट का वो तो रिवोक कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन ये भी एक मेजर इशू था जो कि आया था। बट ऑथर ने वही कहा है फाइनली कि भैया जैसे आपको 1 तारीख को सैलरी का इंतजार रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ब्यूरोक्रेसी को, वैसे ही ये लोग भी जो है अपना काम कंप्लीट करके अपनी वेज चाहते हैं। दिस इज ऑल दे वांट। एंड ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इतना अनस्किल्ड वर्क इस तरीके का इतने कम वेज में करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि दे आर मच मोर नीडी, एंड इनको ज़रूरी है कि आप इनको प्रोवाइड करो। यू शुड प्रोवाइड देम इन द फर्स्ट हैंड, आप इनको वेजेस प्रोवाइड कर दो। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं। दूसरा जो आर्टिकल है वो ऑकस के ऊपर लिखा गया है। ऑकस के अंदर 3 मेंबर हैं, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। सबसे पहली चीज ऑथर ने कहा है कि यूएस क्या कर रहा है, यूएस ऑकस बना करके क्या करना चाहता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है कि चाइना को काउंटर करना चाहता है। चाइना का जो बढ़ता हुआ एग्रेसिवनेस है, चाइना का जो बढ़ता हुआ असर्टिवनेस है, उसको काउंटर करना चाहता है। दिस इज द फर्स्ट एम ऑफ ऑकस। दूसरा है, ऑब्वियस सी बात है, इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए जो यूएस है वो अपना इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना चाहता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसने क्वाड ग्रुप बनाया, वो भी इंडो पैसिफिक के लिए बनाया, ऑकस ग्रुप बनाया, वो भी इंडो पैसिफिक के लिए बनाया। तो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना असर्टिवनेस अब यूएस भी चाहता है कि उनका डोमिनेंस रहे, है ना। तो फ्यूचर के कि इंडो पैसिफिक का है तो वहां पे वो चाहता है। तीसरा ऑब्वियस बात है पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द मैरीटाइम, पीस होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं काउंटर करना है। तो ये सारी चीज़ें। चौथा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए, ओबीओआर को काउंटर करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। तो दीज आर द एम्स। एंड ये जो ऑकस ग्रुप है ये थोड़ा सा क्वाड से अलग है, क्योंकि क्वाड ग्रुप में अभी तक कोई मिलिट्री एस्पेक्ट नहीं इंक्लूड हुआ था। बट ऑकस में आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन, ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स प्रोवाइड करने का बोला है ना यूके यूएस ने। इसके अलावा यूके को यूएस जो है वो सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है फॉर द सबमरीन्स वो यूएस यूके को प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिलिट्री एस्पेक्ट है, दैट was not present in the quad group, लेकिन वो चीज यहां पे प्रेजेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि ऑकस जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं मिलिट्री का भी, सिक्योरिटी, डिफेंस, डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। याद रखिएगा, इट्स अ डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन। ये केवल आपका नॉर्मल कोऑपरेशन नहीं है, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन नहीं, ये डिफेंस के हिसाब से भी रखा गया है और ये फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी तो अटैक को अटैक करने के काम भी आ सकता है। तो इस तरह का कोलैबोरेशन है। अब साफ साफ जो ऑकस का स्टेटमेंट है, जॉइंट स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि ऑकस वांट्स टू फर्दर द जॉइंट कैपेबिलिटीज एंड इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये ऑकस जो है वो फर्दर करना चाहता है जॉइंट कैपेबिलिटीज को, इंटरऑपरेबिलिटी को। इसका मतलब ही है कि ये डिफेंस कोऑपरेशन करेगा, इसमें मिलिट्री नेवल कोऑपरेशन होगा, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, क्वांटम टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, अंडर सी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तो डिफेंसिवली जो है वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ऑकस का। ये चाइना को इसीलिए नींद नहीं आ रही इस समय रातों में, और ये सपने आ रहे हैं, ऑकस के सपने देख रहे हैं, बोल रहे क्या हो रहा है। तो ये एक दूसरी चीज ऑथर ने यहाँ पे ये भी कही कि ऑकस को क्वाड से अपोजिट नहीं मानना चाहिए बल्कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री मानना चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ऑकस अपोजिशन में है क्वाड ग्रुप के। आपको सोचना चाहिए कि ऑकस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है क्वाड ग्रुप के, और इंडिया को भी धीरे से ऑकस में इंटर करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। तो धीरे से इंडिया को भी आई ऑकस बनाना चाहिए, मतलब कि आई ऑकस, अपनी आई इंडिया का आई जो है वो ऑकस के अंदर डाल देना चाहिए। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल एंड दिस ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। एंड चाइना के मिलिट्री कैपेबिलिटी को हम सीरियसली लें और इसको ईजी ना समझें, इसीलिए ऐसे ग्रुपिंग का होना जो कि एक डिफेंस एग्रीमेंट के रूप में काम करे उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑकस उस कमी को पूरा करता है।
अगला है अ न्यू ज्यूरिस्प्रूडेंस टू द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब यहाँ पे ऑथर ने बात यूएपीए की है कि यूएपीए का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाता है। अभी रिसेंटली केरला के 3 प्रिजनर्स रखे गए थे अंडर सेक्शन 38, 39 एंड 120 बी ऑफ द आईपीसी। 38, 39 यूएपीए एक्ट का है, 120 बी आईपीसी का है। तो मैं तीनों के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। यहाँ पे जो सेक्शन 38 है वो डील करता है, ये यूएपीए का है सेक्शन 38, ये डील करता है विद द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 39 जो है वो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू सपोर्ट गिवन टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब 38 जो है वो मेंबरशिप टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्शन 39 डील करता है टू द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू सपोर्ट गिवन टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 120 बी जो है आईपीसी का वो इज द पीनल प्रोविजन ऑन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 120 बी जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए है। यहाँ पे ऑथर ने कहा यूएपीए के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप मतलब उस एक्ट से बच ही नहीं सकते। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पहले हम ये देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर ये है कि जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होना चाहिए। देखो क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये कहलाता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट। लेकिन जो यूएपीए है उसमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, मतलब कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो मतलब यहाँ पे आपको प्रूफ, दूसरा चीज इसमें है कि जो प्रूफ करने का ओनस है वो उस एक्यूज्ड के ऊपर ही है, उसी को प्रूफ करना है कि वो गिल्टी नहीं है ऑफ द यूएपीए एक्ट। जबकि चार्जशीट फाइल कौन करेगा, पुलिस फाइल करेगी, उसमें तो केस बनाएंगे ही, बढ़िया सा केस बनाएंगे। एंड जब तक आप खुद को गिल्टी से इनोसेंट प्रूव नहीं कर देते तो इसमें बेल का प्रोविजन भी नहीं है। ये सारे रीजंस है कि क्यों इसका मिसयूज होता है, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट क्लॉज है इसके अंदर दूसरा है कि ओनस जो लाई करता है वो एक्यूज के ऊपर लाई करता है। जबकि चार्जशीट कौन बनाता है, चार्जशीट पुलिस बनाती है, तो उसमें तो अच्छा खासा लिख के बनाएंगे, केस बनाएंगे अगर उन्होंने अरेस्ट किया है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको क्या होता है कि चार्जशीट को झुटलाना पड़ता है। एक और इसका मिसयूज इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोविजन है जो कि ये कहता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43D5, देखो लिखा है ना सेक्शन 43D5, जेल इज द रूल एंड बेल इज नॉट इवन एन एक्सेप्शन इन दिस। तो 43D5 के अंतर्गत जेल तो रूल है ही साथ ये बेसिकली आपको बेल भी नहीं मिलती, जेल तो होती है बेल भी नहीं मिलती। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है 43E एक्सप्रेसली एक्सेज अबाउट द प्रिजम्पशन टू एज ऑफेंस एज टू ऑन ऑफेंसेस। प्रिजम्पशन की बात जो है सेक्शन 43E में की गई है। ऑब्वियसली बात है इसमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट क्लॉज है ना कि प्रिजम्पशन ऑफ मतलब इनोसेंस, ठीक है ना। अब यहां पर देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि 43D2 जो है वो परमिट करता है किसी भी व्यक्ति को 180 दिनों तक इसमें बिना चार्जशीट फाइल किए जेल में रख सकते हो। तो 180 दिनों तक तो बिना चार्जशीट फाइल किए आप इसको व्यक्ति को रिमांड में ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मिसयूज का कारण है। 43D2 जो है सेक्शन वो कहता है कि 180 दिनों तक बिना चार्जशीट फाइल किए भी आप रख सकते हो। तो ये जो स्टैट्यूट है काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है फिर ऐसे में लोगों के लिए, और दीज आर द थिंग्स जहां पे मिसयूज होता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट लिया है, और ये जो केस है वो केस है आपका ये TH वाहा केस, TH वाहा आप बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है। तो यहाँ पे देख लो, तो एक पहले केस था जहूर अहमद शाह वाताली केस, जिसमें कि उस समय ये बोला गया कि सेक्शन 43D5 के अंतर्गत जो बर्डन है वो एक्यूज्ड के ऊपर है कि वो अपने आप को इनोसेंट शो करे। तो अहमद शाह वाताली केस जो था वो एक केस था, और दूसरा जो थ्वाहा केस हुआ है वो अभी का केस है, थ्वाहा केस। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कहा है कि केवल और केवल किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो मतलब कहीं आपकी सिर्फ लिंक है, केवल एसोसिएशन है, तो उससे आप गिल्टी नहीं प्रूफ हो सकते। आपके अंदर एक इंटेंट भी होना चाहिए इन ऑर्डर टू हार्म, आपका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए इन द एक्सटेंट ऑफ हार्म। दूसरी चीज, आपके पास कोई बुक है, कोई कंटेंट है रिलेटेड टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें आपको गिल्टी नहीं साबित कर देती हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर ऑल्सो कि इसका मिसयूज ना हो। जहूर अहमद शाह वाताली के जैसे केसेस का जो जजमेंट था उसका मिसयूज किया जाता है और लोगों को वेल नहीं दी जाती है यूएपी के अंदर। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको के नजीब केस की नज़र से देखा है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब केस जो था उसमें ये उन्होंने कहा कि कोर्ट के पास पावर है कि वो बेल दे सकते हैं अगर उनको
लगता है कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, के ए नजीब केस इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज इट फॉर दिस न्यूज आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी विद टुडेज न्यूज एनालिसिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।